नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की क्लास में। हमने पिछली क्लास में कुछ भारतीय कृषि का इतिहास शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज का कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे और उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो इसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि हम यहाँ पर मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के आप दो कॉलम बनाएंगे। दोनों कॉलम में 1 बाय 1 करके मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। मृदा उर्वरता जो होती है, सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, उसका जो संबंध है वो है पौधों को आवश्यक तत्व, पोषक तत्व उपलब्ध कराना उचित मात्रा में, सही अनुपात में एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से इसका संबंध है। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। किससे है? फसल उत्पादन क्षमता से है, प्रोडक्टिविटी के आधार पर। दूसरा पॉइंट, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच जो होती है वो की जा सकती है और मृदा उत्पादकता की जांच 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं, प्रयोगशाला में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि यहाँ पर देखिएगा, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मृदा उत्पादकता, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। कैसी होगी? हमेशा उर्वर होगी। अगला पॉइंट, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल जो कंडीशन होती है उसको, रासायनिक स्थिति और पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। इधर मृदा उत्पादकता की बात करें तो मृदा की उर्वरता, परिवहन व्यय, उपज की मांग मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। उर्वरता के अंतर्गत उत्पादन व्यय होगा। उत्पादन व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य का विचार नगण्य होता है। मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उत्पादन व्यय, मांग, पूर्ति व उपज के मूल्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। ये हमने बात की मृदा उत्पादकता और उर्वरता के बारे में। क्लियर हो गया होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक कारक, उसके बाद में आता है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक ये वे कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे कारक, आइए बात करते हैं। नंबर 1 है हमारे सामने पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल जिसे कहते हैं। तो ये पदार्थ मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो मृदा उपजाऊ होती है। जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानों व बालू पत्थरों से निर्मित मृदा कम उर्वर होती है, परंतु अवसादी चट्टानों से निर्मित मृदा प्रायः उर्वर होती है। समझे इस बात को कि मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ जो होते हैं, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, उन पर निर्भर करती है। और यदि पैतृक पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में समझा रखा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानों व बालू पत्थरों से निर्मित मृदा कम उर्वर। अम्लीय और आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनसे निर्मित मृदा जो होती है वो कम उर्वर होती हैं और अवसादी चट्टानों से निर्मित मृदा हमेशा अधिक उर्वर होती हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है कारक, वो है स्थलाकृति। सर ये क्या होता है? तो आइए बात करते हैं। स्थलाकृति में क्या होता है कि
ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं कम उर्वर होती हैं क्योंकि अपक्षालन व मृदा क्षरण के कारण यहाँ उपस्थित सभी पोषक तत्व बहकर मैदानी क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों की मृदा अधिक उर्वर होती है। क्या होता है कि ढालू यानी कि ढलान वाली जितनी भी मृदा या क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या होती है, मृदाएं ढालू ढलान होता है। तो वो ढलान में क्या होता है कि बरसात के पानी के कारण या किसी भी अन्य पानी जैसे सिंचाई वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी के बहाव के साथ में जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर नीचे मैदानी क्षेत्रों में जो मृदा होती है उसके साथ में एकत्रित हो जाए, जिसके कारण क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों की मृदा अधिक उर्वर हो जाती हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, देख लीजिए। मृदा आयु, तीसरा कारक। मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में भी कमी आती है और क्योंकि पुरानी मृदाओं में अधिक फसल उत्पादन तथा उर्वरकों के प्रयोग से मृदा कम उर्वर हो जाती है, परंतु मृदा में कार्बन तत्व की उचित मात्रा तथा फसल चक्र अपनाने से मृदा उर्वर होगी। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि मृदा की आयु के साथ में मृदा उर्वरता में भी क्या होती है, कमी आती है। यानी कि मृदा जो हमारी मिट्टी है वो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी उसकी उर्वर क्षमता जो होती है, फर्टिलिटी, वो कम होती जाती है। तो पुरानी मृदाओं में अधिक फसल उत्पादन तथा उर्वरकों के यदि हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में कि जो उर्वर मृदा होगी वो उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो परंतु मृदा में कार्बन तत्व की उचित मात्रा तथा फसल चक्र अपनाने से हम मृदा को फिर से उसी स्थिति में यानी कि उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगला कारक है जलवायु। जलवायु क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा इस बात को कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा में उपस्थित पोषक तत्व मृदा क्षरण व अपक्षालन द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे मृदा कम उर्वर हो जाती है। अधिक तापक्रम के कारण मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिक मात्रा में होता है और जिससे मृदा में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझे इस बात को कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ मृदा में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे हमने अगले पॉइंट में अभी बात की, तो उनका क्या होता है, मृदा क्षरण होता है और अपक्षालन होता है। सर ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि पानी के बहाव के कारण, बाढ़ के कारण या किसी भी अन्य ऐसी प्राकृतिक स्थिति के कारण पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं मृदा क्षरण और अपक्षालन। तो दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिससे मृदा की जो उर्वर क्षमता होती है वो कम हो जाती है और अधिक ताप होगा, टेम्परेचर अधिक होता है, जो मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, उनका अपघटन होता है। तो जिससे मृदा में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला कारक है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। जिस क्षेत्र में, समझिएगा यहाँ पर कि जिस क्षेत्र में पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपलब्ध होती है वहाँ मृदा अधिक उर्वर होती है। कैसी होती है, अधिक उर्वर होती है। तो अगला कारक है मृदा प्रोफाइल की गहराई। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर फैल जाती हैं, जिससे अधिक मात्रा में कोशिका जल व पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकें। क्लियर है, समझ गए होंगे। अगला आता है मृदा की भौतिक दशा। देखिए इतनी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको समझा दो इस बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मृदा की भौतिक दशा, तो मृदा उर्वरता के लिए मृदा की भौतिक दशा अच्छी होनी चाहिए और जिससे पौधों की बढ़वार, वायु संचार एवं जल संचार पर्याप्त हो सके। बलुई मृदा में रंध्रावकाश अधिक बड़े होते हैं जिससे पोषक तत्व रंध्रावकाशों की सहायता से निचले संस्तरों में पहुंच जाते हैं, तथा सिल्ट और क्ले मृदा में रंध्रावकाश छोटे होते हैं जिससे पोषक तत्व नीचे जाने के कारण मृदा अधिक उपजाऊ होती है। समझ गए इस पॉइंट को, अभी हमने जैसे बात की थी उसी प्रकार से। अब आता है मृदा कटाव के कारण मृदा के साथ आवश्यक पोषक तत्व दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिससे वहाँ की मृदा कम उर्वर और कम उपजाऊ हो जाती है, जिसे कहते हैं हम मृदा अपरदन। समझ गए। अब आते हैं कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में यहाँ पर समझने जैसी कुछ बातें हैं। तो सबसे पहला आता है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जब मृदा में आवश्यकता से अधिक जल भराव हो जाए तो उस स्थिति को जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग कहते हैं, वाटर लॉजिंग।
जलाक्रांति के कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जितना अधिक पानी भर जाएगा उतनी मृदा अधिक अम्लीय हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कारक आता है मृदा सूक्ष्म जीव। समझेगा इस बात को कि मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु आदि। शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाती है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एक्टिनोमाइसीट कवक मृदा के जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है और मृदा अधिक उर्वर हो जाती है। तीसरा कारक आता है फसल प्रणाली। सर ये क्या है? तो यदि एक निश्चित भूभाग में लगातार एक ही फसल उगाई जाए तो मृदा में कुछ विशेष प्रकार के तत्व की कमी हो जाएगी। जैसे समझिएगा यहाँ पर कि गेहूं की फसल को बार बार बोने पर फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है? फास्फोरस तत्व। अगर गेहूं की फसल के पश्चात चना, मूंग, उड़द आदि की फसल उगाई जाए तो फास्फोरस तत्व स्थिर रहता है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर मृदा उर्वरता में कमी आती है, अतः फसल चक्र व जैविक खेती को अपनाने से मृदा की उर्वरता हमेशा बनी रहती है। समझ गए इस बात को? अब आता है मृदा पीएच। मृदा पीएच क्या होता है? मृदा पीएच मान उर्वरता को प्रभावित करता है। मृदा उर्वरता को, सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। जैसे अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्व की कमी होती है, परंतु Fe और Mn मैग्नीज की तत्व की इतनी अधिकता होती है, आयरन और मैग्नीज तत्व की इतनी अधिकता होती है कि पौधे जहरीले प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके विपरीत क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है, परंतु आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है कि अतः मृदा पीएच कम या अधिक होने पर मृदा उर्वरता में कमी उत्पन्न हो जाती है। अगला आता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। यह मृदा कार्बनिक पदार्थों के उचित मात्रा उपलब्ध होती है तो वहाँ मृदा अधिक उर्वर होती है। जैसे बलुई मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक उपजाऊ होती है। अगला आता है मृदा जुताई की विधि एवं ढंग। ढालू क्षेत्रों में, जो ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनमें खेती ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करनी चाहिए, जिससे पोषक तत्वों का संरक्षण हो सके। अब नीचे एक पॉइंट और लिखा है, उसको समझिए कि मृदा उचित गहराई तथा कम संख्या में जोतना चाहिए, क्योंकि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। हम धीरे धीरे इसी प्रकार से सभी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आपको बेहतर मैं पढ़ाऊँगा। आपकी जो समस्याएं उनको सॉल्व करूँगा और इसी प्रकार से आपको रोज़ाना क्लासेस मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे रोज़ाना बने रहना और कमेंट्स में यस करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं किसी नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। धन्यवाद, आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया उसके लिए। बाय बाय।